4 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ p बॉन्ड ऑन विद ऑक्सीजन। तो +1 से अगर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, तो N2O बनेगा, NO बनेगा, N2O3 बनेगा, NO2 बनेगा और N2O5 बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। दूसरा, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल उसमें होता ही नहीं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है। इसमें लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ये 4th पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन था, नाइट्रोजन फैमिली या आप कह लीजिए पी ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हो सकने वाला क्वेश्चन था। एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट व्हिच अपॉन रिएक्टेंट विद एलिमिनेशन ऑफ HCl विल गिव राइज टू द डाइपेप्टाइड ग्लाइसिन और एलेनिन। यानी एंड टर्मिनल पे ग्लाइसिन आना चाहिए, इधर एलेनिन आना चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आती है। अब देखो ये ऑप्शन है, ये अटैक करे तो भैया इसमें से तो वाटर निकलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ये अटैक कैसे करे, ये अमोनियम आयन है, तो यह अटैक करना पॉसिबल इसके लिए है नहीं। ये जरूर अटैक करे तो याद करो, जब अटैक करेगा तो यहाँ केटायन बनेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ बनेगा डेटी बॉन्ड बनने के बाद। मैं केवल इसी ग्रुप की बात करूँ तो प्रैक्टिकली आपके पास यहाँ मिलेगा O- Cl, यहाँ मिलेगा NH2, ये बनेगा प्लस। फिर नाउ देख से ड्राइविंग फोर्स सिस्टम से बाहर निकलेगा, फिर बाद में उसके H को लेगा तो HCl बाहर निकल जाएगा इनडायरेक्टली, इसलिए हमारा आंसर ये आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत प्यारी थी, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट विच अपॉन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ HCl। कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि वो क्या पूछना चाह रहा है, जबकि वो सिंपल सा था, HCl निकालने के बारे में जिक्र हो रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द 1s ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसके बारे में बताना है। किसके बारे में? 1s ऑर्बिटल की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़िए इसके अंदर, देखिए ध्यान से, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, 2a0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। हालांकि मिलता नोड है, लेकिन नोड पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई जाने की जो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन मिल तो सकता है। ठीक है, करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट का सिलेक्शन करना है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज द डिस्टेंस a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस R इज इक्वल टू n² अपॉन z, n² अपॉन z इंटू a, ठीक है ना। क्या दे रखा है? a0, ठीक है ना। तो यहां पर a0 डिस्टेंस है, तो n की वैल्यू यहां से निकालेंगे, z इक्वल टू 1 रख करके n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी देखेंगे, E इज इक्वल टू -z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है आपको। ठीक है ना। कौन सी वाली शेल की? फर्स्ट नंबर की शेल की। शेल के बारे में कैसे पता लग रहा है? डिस्टेंस आपको गिवन है, इट मीन्स रेडियस आपको गिवन है। कितना? a0। a0 के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहां पर मैक्सिमम एनर्जी दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट का सिलेक्शन ही आपको करना है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन भी देखिए, द 1s ऑर्बिटल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल। बिल्कुल सही बात है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट का सिलेक्ट करना है, तो तीसरा भी नहीं हो सकता। क्लियर है? देखिए,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रॉन्ग स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है, आंसर जाएगा 2 और इसका आंसर क्या गया 2। आपको पता लग गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर मॉडल, थोड़ा सा मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल का थोड़ा सा मतलब मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, तो मॉडरेट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 होनी चाहिए और मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बीएम होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बीएम मतलब उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और डेल्टा नॉट 0 है, इसका मतलब वो वीक फील्ड होना चाहिए ताकि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भरें और EG में 2 इलेक्ट्रॉन भरें। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो मैंगनीज आपको दिख रहा है 2+ और ये दिख रहा है आपको वीक फील्ड लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 आ रहा है और ये 3d5 में अगर ये हम बात कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरें तो इसका म्यू दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए म्यू दैट इज इक्वल टू 5.8 बीएम आ जाएगा। इसका डेल्टा नॉट 0 आएगा और मैग्नेटिक मोमेंट 5.8 बीएम हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये 4th ऑप्शन हुआ। यहां पर अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस कंसिडर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T। रिएक्शन का टेम्परेचर क्या आपको गिवन है T। इन दिस रिएक्शन बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S ऑब्जर्व हैव पॉजिटिव वैल्यू। डेल्टा H क्या गिवन है, पॉजिटिव। डेल्टा S ऑल्सो गिवन पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है। If the equilibrium temperature is TE, then the reaction become spontaneous. Spontaneous reaction के लिए delta G should be negative. Delta G equals to delta H minus T delta S, फॉर्मूला पता ही है आपको, ठीक है ना। डेल्टा G should be नेगेटिव, नेगेटिव होना कंपलसरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू करने के लिए डेल्टा H, ठीक है ना, डेल्टा G डेल्टा S should be नेगेटिव। चलो यार, यहां पर इक्विलिब्रियम की बात करें, 8 इक्विलिब्रियम, ये कहां पर है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। 8 इक्विलिब्रियम, डेल्टा G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो यहां पर डेल्टा H माइनस TE डेल्टा S, ठीक है। अब आप देखें, आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना है तो यहां पर इस केस में डेल्टा G की वैल्यू 0 आ रही है। इफ डेल्टा G is negative then delta H, ठीक है ना, लेस होगा देन T डेल्टा S, और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहां से आपको पता चल गया कि T टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए, किसकी कंपैरिजन में, लार्जर होगा देन TE। इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर होगा उसके कंपैरिजन में। आप ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपके पास, सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको पता चल गया होगा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आया है गिब्स फ्री एनर्जी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर A2 प्लस B2 से आपके पास बन रहा है 2AB। EA फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर। EA इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी दे गिवन है। EAF फॉरवर्ड के लिए कितना गिवन है भाई, 180। EAB कितना गिवन है, 200 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। इफ कैटलिस्ट लोअर द EA बोथ रिएक्शन, इट मींस कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बाय 100 किलो जूल पर मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करें भाई, यहां पर यदि आपको डेल्टा H फाइंड आउट करना है, डेल्टा H इजिकल टू, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आएगा, EAF माइनस EAB, तो कितना है, ये आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ रहा है, -20 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा H की वैल्यू मिल गई
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको मिल चुकी है। अब आप ऑप्शन देखें यहां पर, ठीक है ना। इफ फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूं, द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ अनकैटेलाइज रिएक्शन, इट मीन्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यह वाला ऑप्शन तो जा ही नहीं सकता, डेल्टा एच। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की इनिशियल स्टेज और प्रोडक्ट की फाइनल स्टेट को कोई भी कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकता। तो यही रीजन है कि डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो पहला इनकरेक्ट है। सेकंड पढ़िए, कैटलिस्ट कैन कॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू ऑकर। कैटलिस्ट किसी ऐसी रिएक्शन को, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टार्ट थोड़ी ना कर सकता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा भाई। अगला देखिए, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज 20 किलो जूल पर मोल। अरे भाई माइनस 20 किलो जूल पर मोल आ रही है, ये भी गलत है, ठीक है ना। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज अल्टर द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इनिशियल state of reactant and final state of product। समझे बात को? ये चेंज नहीं कर सकता कौन? कैटलिस्ट। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि यहां पर डेल्टा जी और डेल्टा एच रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। क्लियर? पता चली गया होगा आपको। ये क्वेश्चन है आपके पास किसका? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स भी यूज हो रहा है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्लियर है, और क्वेश्चन है अपने पास इजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चमचमाता हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखोगे आप। XY इज द मेम्ब्रेन एंड पार्टीशन बिटवीन टू चेंबर। दो चेंबर आपको गिवन है, चेंबर 1 एंड चेंबर 2, कंटेनिंग सुगर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C1 ग्रेटर देन C2, C1 ग्रेटर देन C2, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे पूछा है फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशन। करेक्ट कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। हेयर P1 एंड P2 प्रेशर अप्लाइड ऑन द चेंबर 1 एंड 2, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखते हैं। तो इट मीन्स यू नो पाई इज इक्वल टू C ST, बोथ आर कॉन्स्टेंट, C इज वेरिएबल। तो यहां पर पाई 1 की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना, पाई 2 के कंपैरिजन में। तो यहां पर पाई इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा पाई 1 माइनस पाई 2, रिजल्टेंट डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? इसका सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो सॉल्यूशन 2 से H2O के पार्टिकल सॉल्यूशन 1 की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। अब इस कोशिश को रोकना है तो ये प्रेशर यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले वाला जो चेंबर है इस पर P1 प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है चेंबर फर्स्ट पे जो प्रेशर अप्लाई करेंगे P1 और सेकंड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे वो P2। और कितना अप्लाई करना पड़ेगा रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए? यहां पर P1 की वैल्यू, ये देखो P1 की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए पाई के कंपैरिजन में, सेकंड जाएगा ही नहीं। और ये देखो P1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए पाई के कंपैरिजन में। आप कहोगे सर यहां तो मेम्ब्रेन अलग अलग दे रखी है, एक तो सेलोफोन की मेम्ब्रेन दे रखी है, एक पार्चमेंट पेपर की मेम्ब्रेन दे रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को मूव करना और सॉल्यूट के पार्टिकल को रोकना। तो पता चल गया होगा करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास कौन सा जाएगा? A एंड C। देखते हैं आगे भी कुछ दे रखा है इसका।
अच्छा ये रहा ना, ए एंड सी, टू ऑप्शन सही है इसका, सेकंड ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो बढ़ते हैं आगे। Simple सा है, aldol condensation is a popular and classical method to prepare the alpha beta unsaturated ketone, ठीक है। This reaction can be both intramolecular and intermolecular. Predict which of the following is not predict of intramolecular. उसने एक्चुअली एल्डोल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिवर्स सोच रहा है, तो सोचो इसको रिवर्स करते तो याद करो, ये आपका CH, ये आपका CH, हमको देख के लग रहा है कि ये इंट्रामोलिकुलर है, क्योंकि मोलिक्यूल अभी भी इसी फॉर्म में तो रह जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाता। यहाँ भी ऐसे करते तो यहाँ HOH मोलिक्यूल अंदर ही रहता, यहाँ भी ऐसे करते तो यहाँ पे भी मोलिक्यूल अंदर रहता। पर बेटा जब तुम यहाँ करते तो याद करो मोलिक्यूल दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। कहने का मतलब ये कि ये रिएक्शन होने पर हमको यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड मिलते तो हम उसे क्या बोलते, हम उसे बोलते इंटरमोलिक्यूलर। ये क्वेश्चन फिर इनऑर्गेनिक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपको पता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, MOT का क्वेश्चन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 में 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन S2 पे 2 है, ये आंसर हो गया। इसके अलावा बाकी कोई भी आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो A और D आपका आंसर हुआ। अब हम इसमें चूज करते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन आंसर हो गया। ये MOT पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें कोई दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं थे, सिर्फ MOT पर बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चमचमाता हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे आप। रेट लो फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय, ठीक है, आपको रेट लो गिवन है इस तरीके से, ठीक है ना। R इज इक्वल टू के, ए का ऑर्डर जो है रिएक्टेंट का वो स्मॉल n है, बी का ऑर्डर जो है वो स्मॉल m है, क्लियर है। If the concentration of A is double and concentration of B is half from the initial value, तो R1 initial, R initial इसी को मान लो आप, R final क्या हो जाएगा बताओ। इसकी कंसंट्रेशन A की तो डबल कर दिया तो 2A हो जाएगा, और B की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो यार बताओ दोनों का रेशो पूछा है ना, R फाइनल R इनिशियल, या फिर इन्होंने दे रखा है R2/R1 इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रखो के 2A की पावर n, B/2 की पावर m, और यहां से आपके पास के A की पावर n, B की पावर स्मॉल m, तो यहां से कैसे के कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बचा ओनली क्या 2 की पावर क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस m। देखो ऑप्शन चेक करो, क्या ये कहीं पर ऑप्शन है क्या, हाँ फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है, 2 की पावर n माइनस m फर्स्ट ऑप्शन है भाई, देखो आप, क्लियर है, इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, पता चल गया होगा आपको, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया होगा ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स, और ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत से क्लास में किए हैं, और ये क्वेश्चन है इजी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंज फ्रॉम X1 टू I1। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड फ्रॉम X1 टू Y1 एट द एनोड। अच्छा, एनोड की बात हो रही है, ठीक है ना, तो एट एनोड जब चार्ज करेंगे तो एनोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा,
रिडक्शन किस तरीके से होगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा Pb प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है ना, यहां पर Pb आएगा, Pb में जाता है ये, ठीक है ना। क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड में जाएगा और ये एक्वस। तो यार ये बताओ यहां पर चेंज क्या हो रहा है, x1 टू y1, तो बताओ x1 टू y1, तो वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू, अच्छा यहां से x1 इज इक्वल टू 2 आएगा और y1 इज इक्वल टू 0 आएगा। चलो ए नोड पर रिडक्शन हो गया। ऐसा भी होता है क्या, हाँ भाई होता है। कहाँ पे, चार्जिंग के टाइम पर, किसमें, लेड स्टोरेज बैटरी में, 8 कैथोड पर क्या होगा, चार्जिंग के टाइम पे नॉर्मली क्या होता है, रिडक्शन, लेकिन यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो देखो आप यहां पर क्या होगा, कैथोड पर यहां पर होगा, यहां पर क्या होने वाला है, ए नोड पर रिडक्शन हुआ तो कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है ना, PbSO4 सॉलिड में, H2O लिक्विड में, ये जाएगा किसमें, PbO2 सॉलिड प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है, प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगी भाई। अब आप बताएं यहां पर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओगे यहां पर x2 इज इक्वल टू प्लस का 2 और y2 इज इक्वल टू प्लस का 4। आंसर चेक करो, x1 प्लस का 2 और ये प्लस का 2 तो सेकेंड और थर्ड दोनों में, y1 0 है सेकेंड और थर्ड दोनों में। देखो x2 की वैल्यू 2 आ रही है, प्लस का 2, बाद में प्लस का 4, सेकेंड ऑप्शन जाएगा। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर है और ये नोटबुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्लास में पढ़ाते हैं, आपने किया होगा, नोटबुक में लिखा रखा है आपके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता चल गया इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड, और ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बेंजीन, बहुत ही सिंपल सा फंडा, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ ओलियम, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, इसको आपने किससे ट्रीटेड किया, कंसंट्रेट H2SO4 से, तो बेंजीन ट्रीटेड विथ ओलियम टू प्रोड्यूस कंपाउंड X, ठीक है, ये आपने SO3H बना लिया, ठीक है। When further heated with molten sodium, आपने उसको NaOH से स्ट्रॉन्ग हीट किया, तो देखिए वेरी फेमस एग्जांपल, ये आपका ONA बन गया। देन एसिडिफिकेशन किया, तो एसिडिफिकेशन करने का मतलब बेटा OH बन गया, ये आपका Y हो जाना चाहिए, ये आपका X हो जाना चाहिए। द कंपाउंड Y इज ट्रीटेड विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस कंपाउंड Z, इसकी रिएक्शन जब जिंक से करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, जहां से शुरू करी थी वहीं लौट के आ गए, ये आपका आंसर। स्ट्रक्चर Z पूछा था, यानी देखो आपको सोचो आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर है, हो गया। ये फिर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको ये देखना था कि गैलियम और एल्यूमिनियम में जो एटॉमिक रेडियस है वो इनकरेक्ट ऑर्डर है, गैलियम का साइज छोटा और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसी को हम ये इनकरेक्ट ऑर्डर चूज कर रहे हैं, एक ऑप्शन। दूसरे में ये पूछा है कि इनके आयनिक रेडियस में गैलियम का 3+ का रेडियस एल्यूमिनियम के 3+ के रेडियस से बड़ा होता है, ये भी सही है। फिर उसमें ये पूछ रहा है कि गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट एक्स के बारे में बात कर रहा है, तो वो ये हो जाएगा आपका 31। तो 31 इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली वो गैलियम का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है।
अगला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O इज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। तो भाई 3 कार्बन पे एल्डिहाइड नहीं तो फिर कीटोन ही बचा, क्योंकि एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होता या नहीं होता। रिडक्शन इट विद दिस, इसका रिडक्शन कर दीजिए। तो जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन HBr से करना है, तो हमने यहाँ पे Br कर दिया, ठीक है। विच इज़ कन्वर्टेड टू गेगनार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन गेगनार्ड से कर दो, ये आपका बन गया गेगनार्ड रिएजेंट। फिर कह रहा उसकी रिएक्शन अब करनी है कंपाउंड X, यानी ये शुरुआत में था, याद करो कंपाउंड X आपका ये था, यस और नो, ये आपका Y था, ये आपका Z था। X यानी अगर मैं इस कंपाउंड से फिर से इसकी रिएक्शन करूंगा तो भैया ये OH और ये जखीरा यहाँ जोड़ देना। इस सिचुएशन में वो पूछ रहा है बता X Y Z, तो ये आपका Z हो गया, ठीक है। X Y Z, तो X एसीटोन, पहले 2 कैंसिल करो, बचे 2 कीटोन। अब इसके बाद कीटोन जहाँ है एल्कोहल साइड में नहीं हो सकता, बीच में ही होगा, और आगे का ऑप्शन सेट हो रहा है, तो भैया हम तो ऐसे सेट कर लेंगे। और लकीली आई थिंक Z इसको दे रखा है, उसने लिखा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 12, तो भैया हम कंफर्म, सॉरी Z नहीं है ये आपका हो गया 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 12, यानी हम तुरंत क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस कहानी के अंदर, ओके। इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले टाइटेनियम की बात करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है। मैं यहां पर टाइटेनियम 3+ की बात कर रहा हूं। 3+ में इलेक्ट्रॉन्स यहां से 2, यहां से 1 निकल गया। इट विल बी 3d1 4s0 कॉन्फ़िगरेशन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Mn2+ में यहां पर D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला केस तो आपका आंसर नहीं होगा। अब हम वेनेडियम की बात करते हैं। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2 है और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 है। मैं कोबाल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं और वेनेडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। तो यहाँ D में मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं और कोबाल्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, तो ये आंसर है। जबकि Fe3+ में आपको दिख रहा है इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम 2+ में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर D में 3d5 4s1 1 2 निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम 2+ में आपको दिख रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोबाल्ट 2+ में आपको दिखाई दे रहा है फिर से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सब अलग अलग है, तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें इक्वल हैं। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कह लीजिए, पीरियोडिक टेबल कह लीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था। बेसिकली पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल था। अगला ब्रोमीन सनलाइट दिया है बेटा 66 में, आपको पता 3 डिग्री पे, तो हम बिना दिमाग लगाए यहाँ ब्रोमीन जोड़ देंगे। एल्कोहलिक एक्वस दिया हुआ है, एल्कीन कर दो क्योंकि E2 बनाना है। आगे लिया HBr विथ R2O2, ये फंडा है एंटी मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ करोगे तो इधर Br इधर H, यानी हमारा 2 डिग्री हैलाइड आना चाहिए। 2 डिग्री हैलाइड ये रहा, ये हमारा सिंपल सा आंसर। सिक्सटी 67 क्या दिया है, SnHCl, तो हम सब जानते हैं जो ये था वो तो NH2 बन गया। आगे एसाइलेशन दिया है तो हमने यहाँ पर NHCOCH3 बना दिया। आगे ब्रोमीन विद एसिडिक एसिड दिया हुआ है तो भैया हमने यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया। आगे लिखा है NaOH एक्वस यानी SNA कर दीजिए, करो हाइड्रोलिसिस। NH2Br अपोजिट होने चाहिए, अपन का आंसर सेट है। अगला 68 क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन, इस कंपाउंड के लिए अगर आपको याद हो समझने से आपके पास रिजोनेंस स्टेबल ऑप्शन, तो ऑफ कोर्स रिजोनेंस होगा तो डाइपोल दूर तक जाएगा। इसका डाइपोल इतना सही रहेगा, तो भैया सही स्टेटमेंट दे रहा है। अगला C1 C2 बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस,
तो भाई जब रिजोनेंस करते हैं तो सिंगल क्या हो रहा है, डबल, और जब सिंगल डबल होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो भैया क्या कह रहा है, C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, थांबा गलत लिख दिया, क्या होनी चाहिए थी, शॉर्टर, पर ये तो चलेगा, ये सही है तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर सेकेंड गलत है। भैया ऑप्शन ढंग से पढ़ लेना, कुछ लोग यहां भी नमस्ते हो रहे हैं। ये क्वेश्चन फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेस्ड है ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल इन द कॉम्प्लेक्स CrCl3PY3, ये Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसके दो आइसोमर होंगे फेकेनमर और CrCl2OX ट्वाइस, यानी आपने यहाँ Cr लिख दिया और ये OX यहाँ लिख दिया, OX यहाँ लिख दिया, ये Cl लिख दिया, ये Cl लिख दिया। इसका एक सिस फॉर्म बन गया। इसका मिरर इमेज बना लीजिए दूसरा फॉर्म, ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म है। एक इसका फॉर्म और बना लीजिए जो ट्रांसफॉर्म होगा, दो ऑक्सिलेट यहाँ जोड़ दीजिए और दो Cl यहाँ जोड़ दीजिए। तो इसके आपको इस वाले फॉर्म के आपको 3 आइसोमर मिल गए, इस वाले फॉर्म के आपको 2 आइसोमर मिल गए। अब आपसे ये पूछा है कि इसके और इसके रेस्पेक्टिवली, तो पहले वाले के 2 और दूसरे वाले के 3, ये कहाँ पर है, ये, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का, आपकी स्क्रीन पे देखिए आप। 1 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है, आइसोथर्मली एंड रिवर्स फ्रॉम, अच्छा आइसोथर्मली डेल्टा T इक्वल्स टू 0, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और V1 इक्वल्स टू आपको गिवन है 10 डेसीमीटर क्यूब और V2 इज इक्वल टू आपको गिवन है 20 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, इसी टेम्परेचर पे हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा यू की, डेल्टा यू निकालना है आपको, डेल्टा यू निकालना है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है, क्लियर है, आपको पता चल गया होगा, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्लास में करवाते हैं, ठीक है ना। यदि आप मोशन में पढ़ाई करी होगी तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सही गया होगा, ठीक है ना। हर जगह ही करवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है, -nRT लॉग, या ln की फॉर्म में ले लो अभी इसको, ln V2/V1, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। चलो लगा के देखते हैं कितना मोल गिवन है, 1 मोल है। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू गिवन है 8.3, T कितना है 300, ln को log की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू log 20/10, तो log 2 की वैल्यू कितनी है बताओ। आप इसको सोल्व करेंगे, -8.3 इंटू 300 इंटू 2.3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लेना। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3। आप सोल्व करेंगे तो यहां से W की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, W, ठीक है ना। वर्क इजिकल टू यहां पे निकल के आएगा आपके पास 1 पॉइंट, ठीक है ना। वर्क आप यहां से निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना यार। वर्क इजिकल टू 1.7 नेगेटिव है, 1.720, ठीक है ना, 1.7, ठीक है ना। ये निकल के आ जाएगा आपके पास। W की वैल्यू निकल के आ गई, वो भी किलो जूल में, ठीक है ना, ये किलो जूल। तो Q इजिकल टू क्या होता है -W, तो Q की भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस का 1.720 किलो जूल,
अच्छा डेल्टा यू इक्वल टू कितना आएगा 0, तो पता चल गया आपका आंसर कौन सा जाने वाला है यार। क्या क्या निकालना था आपको, डेल्टा यू तो 0 आ गई, सब में 0 दे रखा है, और वर्क नेगेटिव आएगा, कौन सा 1.7 वाला, ठीक है ना। और पहले क्यू दे रखा है, क्यू ये आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड जाएगा, पता चल गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, क्लियर है, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड भी है और डी ब्लॉक पर बेस्ड भी है। इस क्वेश्चन में लिखता है KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। मेरे पास KMnO4 है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। X इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस X जो है वो 5 है। उसके बाद बोलता है द स्टेट मैंगनीज Y is the number of d electron present in the brown red precipitate formed at the end of the acetate ion CH3COO ion plus ferric chloride FeCl3 in presence of water will get here Fe3 OH twice CH3COO 6। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा ये रेड कलर का रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है। इसमें अगर हमने वाटर और डाल दिया तो इससे हमको मिलता है FeOH twice CH3COO। ये आपको मिलेगा रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन में पहले ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिला और वो बाद में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो Fe है वो आपका 3+ स्टेट में है। अब आपसे ये पूछा है द प्रेसिपिटेट फॉर्म द एंड ऑफ द आयन द टेस्ट द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आयन। आपसे पूछा है X डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो 5 आया है और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Y क्या है, Y इज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास जो D है, D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 5 हैं, तो वो इसके D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe3+ के देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखते हैं। तो X आपका 5 हो गया, Y भी आपका 5 हो गया। तो पूछा है दोनों का एडिशन पूछा है, दोनों का सम पूछा ना, 1 + 2 द so X + Y that is equal to 10, 5 + 5 10, तो 10 will be the correct answer। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ DNA डबल हेलिक्स, DNA के डबल हेलिक्स की बात कर रहे हो, हुज वन स्ट्रैंड हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो भैया याद करो, अगर ये ऑप्शन दे रखा तो हम शायद जानते हैं AT से जुड़ा होता है, GC से जुड़ा होता है। तो वो ये कह रहा कि G अगर है तो वो कह रहा कि यार यहाँ C होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए, यहाँ G होना चाहिए, यहाँ T होना चाहिए, यहाँ T, यहाँ T की जगह A होना चाहिए, C की जगह G की जगह G की जगह C की जगह T की जगह A की जगह T होना चाहिए। पर क्यों खोटी हो रहा हूँ, हमको तो पता है उसने हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे हैं, तो बस सेट कर लो। ये करना ही नहीं था, सच बताऊं तो ये करना था, इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 2 इधर 2। देखो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 यानी 21, फिर आया 2 2 2 2 4 5 6, तो 6 × 2 यानी कितना हो गया 12। आपके पास 33 हाइड्रोजन बॉन्ड है। कहने का मतलब ये कि अगर वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता तो यहाँ 3 होते, यहाँ 3 होते, यहाँ 3 होते, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, समझ रहे हो, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2। क्या खोटी कर रहे हो, एक की जिसकी कॉम्बिनेशन देखो, केवल एक एक पार्ट को देख के यही नंबरिंग करके यही आंसर देते, गोली दे रहा है तुमको। और सच बताऊं ये मेडिकल का क्वेश्चन है जो इस बार जेईई मेंस वालों ने पूछा है, देखिएगा 2024 का मेडिकल का क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री का। इन ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गे 150 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस collected at 300 Kelvin temperature and 900 mm of Hg pressure, the percentage composition of nitrogen in compound is, कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और कंपाउंड का जो मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। और एक्वस टेंशन आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन देखें आप इसका, ठीक है। देखो भाई होगा क्या, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो आएगा, P जो टोटल दे रखा है उसमें से P एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा। तो 900 में से 15 को माइनस करेंगे तो 885 mm ऑफ Hg। अब PV इक्वल टू nRT लगा करके मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास आ जाएगा PN2, डायरेक्ट लगा देते हैं, N2 इज इक्वल टू PN2। वॉल्यूम तो पूरे कंटेनर का आएगा क्योंकि गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है, RT। P यहां पर ATM में लेना है तो यहां पर क्या करेंगे, 885 डिवाइडेड बाय 760 करेंगे। V कितना है, 150 ml लीटर में लेना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो या 1000 से डिवाइड कर दो। R की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। लीटर ATM में 8.314, टेम्परेचर ये होता है। यहां से इसके मोल्स निकालोगे ना आप, अभी तो मोल्स निकाला है आपने, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो आपको अच्छी तरीके से आता है, ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहां पर आपके पास कैलकुलेट करने पर आएगा 0.007 मोल आएंगे। मास निकाल लो यार, मास ऑफ N2 कैसे, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करो, 0.007 इंटू 28 ग्राम आ जाएगा। और मास परसेंटेज ऑफ N2 निकालना है ना, मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मास ऑफ N2 ये है आपके पास 0.007 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। क्यों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा है, 1% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा कितना, ठीक है ना। ये आएगा 19.8, जिसको आप नियरेस्ट इंटीजर में क्या लिखोगे, 20। इसका आंसर भी कितना गया था, 20%। कितना गया था इसका आंसर, 20%। क्लियर है, तो इसका आंसर गया आपके पास 20। और ये क्वेश्चन है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का, जहां पे अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है मॉडरेट, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, इस वजह से मैंने इसको मॉडरेट डाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड with iron is done using FeSO4.7H2O. The mass in gram of FeSO4.7H2 required to achieve, अच्छा 12 ppm कंसंट्रेशन दे रखी है यार, 150 ग्राम ऑफ वीट, ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं। आपसे पूछा ये 150 किलोग्राम वीट है, उसके अंदर 12 ppm आयरन है, तो आयरन का मास आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलो करते हैं, ppm कंसंट्रेशन वाला सवाल है, ठीक है ना। तो चलो सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन इन ppm इज इक्वल टू क्या होगा, 12 है ना, मास ऑफ Fe अपॉन टोटल मास इंटू 10 की पावर 6। तो यहां से आ जाएगा 12 इंटू
सपोज करो ये मास ऑफ Fe में मान लेता हूं x ग्राम, टोटल मास कितना है 150 किलोग्राम में, चलो किलोग्राम में रख दो, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 6, तो x इज इक्वल टू x, इट मीन्स मास ऑफ Fe आपके पास निकल के आया कितना 12 इंटू 150 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 00 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1.8 ग्राम Fe आ गया। अच्छा Fe कितना है 1.8 ग्राम है भाई। Fe किसके अंदर प्रेजेंट है, FeSO4 के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है। द मास इन ग्राम, अच्छा FeSO4.7H2O का मास पूछा है तो ठीक है कर लेंगे, क्या करें FeSO4.7H2O का मोलिकुलर वेट निकालो, कितना आएगा, Fe का 56, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन है कितना आएगा 64, और ये कितना हो जाएगा H2O का 18, तो 7 इंटू 18, आप इसको करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 278 ग्राम Fe का। अब टोटल आपके पास जो कंपाउंड है FeSO4.7H2O का आपको पता लग चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो 56 ग्राम Fe, 56 ग्राम Fe है, तो जो आपके पास FeSO4.7H2O है उसका जो मास मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है भाई, कितना मिल रहा है 278 ग्राम। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो यार, तो आपके पास कितना है 1.8 ग्राम Fe होगा, तो 278 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 1.8, सोल्व करोगे आप इसको, ठीक है ना, तो ये अप्रोक्स आपके पास 9 ग्राम आ जाएगा। और इसका आंसर भी कितना गया है 9 ग्राम, आंसर कितना है इसका 9 ग्राम, ठीक है। तो इसको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा देते हैं, इसको रेडक्सो में पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी है तो इसको टफ में डाल रहा हूं मैं सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से। चलो बढ़ते हैं आगे, आंसर है 9। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ 0.01 m वीक एसिड आपको गिवन है, HX उसका K आपको गिवन है, फाउंड टू बी 5, पहले pH 5 थी, नाउ द एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद एक्सिस ऑफ वाटर सो दैट द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू 6, द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड वीक एसिड इज गिवन बाय दिस, द वैल्यू ऑफ X फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बाद में जो आपके पास pH है डाइल्यूट करने के बाद में वो 6 है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगी वो 10 की पावर -6 हो जाएगी, ठीक है। चलो इसका आयोनाइजेशन करवाते हैं, HX का वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम आएगा H प्लस और X माइनस, T इक्वल्स टू 0 पर सपोज करो T इक्वल्स टू 0, इनिशियल पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इसकी 0 है, T इक्विलिब्रियम जब आया अगेन इक्विलिब्रियम तब C माइनस C अल्फा, तो यार यहां से H प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी C अल्फा, आप इसको सोल्व करोगे तो K इंटू C, तो ये वाला वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 10 की पावर -6 इज इक्वल टू K की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -10 वही रहेगी, K कंसंट्रेशन पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। C निकालेंगे यहाँ से, कैसे स्क्वायर कर दो ना यार, इधर 10 की पावर -12 4 इंटू 10 पावर -10 इंटू C, और यहाँ से आप C निकालेंगे ना, ठीक है ना, तो जो C निकल के आएगा आपके पास C इज इक्वल टू
C जो निकल के आएगा आपके पास, C इक्वस टू, यहाँ से C जो निकल के आएगा वो आएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है ना। और C इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻⁻⁴। आंसर कितना आ जाएगा? 25। आयने के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। और आपका जो पेपर है बहुत अच्छा हुआ होगा, और आपको अपने आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष, आपको बढ़िया कॉलेज मिले। मोशन की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मोशन है तो भरोसा है।